चलिए सब लोग अच्छा से पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तेज रफ्तार में क्लास चलेगी, बहुत अच्छा क्लास होगा। सब लोग पहले तो काम करेंगे क्या, हाथ को रोक देंगे, लिखना बंद, बाद में लिखेंगे। केवल समझिए, समझने के लिए क्लास में प्रेजेंट हुए हैं। समझिए, समझने से ही सब याद हो जाएगा। बाद में ऐसा पता चलेगा कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वह पढ़ना है क्या, वर्ण और वर्णमाला। तो वर्ण क्या होती है बउआ, हम सब साइंस में वर्ण का मतलब समझते हैं क्या, रंग। हिंदी व्याकरण में वर्ण का मतलब क्या समझेंगे, अक्षर। हिंदी हम लोग पढ़ते हैं या लिखते हैं, उस हिंदी शब्द को बनाने में जितने अक्षर का प्रयोग किया गया है वह सब अक्षर ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। हम लोग बचपन से लेके अभी तक सीखे हैं अ, क, प, च, ट, इस तरह से जितने भी अक्षर हम लोग सीखे हैं, यह सभी अक्षर क्या कहलाता है, वर्ण है। देखिए वर्ण की परिभाषा यहाँ पर लेकर के बताया गया है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण किसे कहेंगे, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ध्वनि बउआ, हम लोग मुंह से कोई भी बातें बोलते हैं, जो साउंड निकलता है, जो ध्वनि निकलता है, यही वर्ण हो गया। जब हम लोग बोलेंगे क, साउंड निकला, ध्वनि निकला ना, तो जो साउंड हमारे मुंह से निकलता है अ, म, प, यह सब क्या हो रहा है, ध्वनि है, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। और यह ध्वनि ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और इस ध्वनि को हम लोग तोड़ करके अलग नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण की परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग देख लिए, जैसे में अ, आ, ए, क, प, म, ट, यह सब क्या है, वर्ण है। आगे देखते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। कई एक वर्णों को एक जगह एकत्रित कर दिया जाए, एक ग्रुप बना दिया जाए, एक समूह बना दिया जाए, तो वह समूह कहलाएगा क्या चीज, वर्णमाला। हम लोग माला देखे हैं ना, फूल के माला देखे हैं, उसमें एक फूल का माला तैयार होता है कि कई एक फूल का, अनेकों फूल के एक जगह एकत्रित करके एक धागा में गूंथ दिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, माला बन जाता है। वर्णों को उस माला के तरह धागा में नहीं गूंथेंगे, लेकिन वर्णों का एक ग्रुप देखेंगे, एक समूह देखेंगे, तो वह समूह क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। अब वर्णमाला में हम आपको बता दें क्या, एक समूह बना दिए, एक ग्रुप में रख दिए, क, म और ल, इसको घेर करके एक ग्रुप बना दिए। दूसरे ग्रुप में क्या लिख दिए, ह, ल, च, ल, अलग अलग वर्ण है ना, लेकिन इस ब्रैकेट से हम आपको घेर करके क्या बता रहे हैं कि यह एक अलग समूह है और यह एक अलग समूह। ये वर्णों का समूह, यह भी हो गया वर्णों का समूह। वर्णों के समूह को क्या कहे, वर्णमाला कहे। क्लियर है। अब देखिए हिंदी में जो हम लोग वर्ण पढ़े, अ, आ से लेकर के यरल अवध तक जितने भी वर्ण हम लोग सीखे, उसमें से कुल वर्णों की संख्या क्वेश्चन में पूछ दे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग जवाब क्या देंगे, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या। अब उन 52 वर्णों में अलग अलग श्रेणी का वर्ग होता, अलग अलग श्रेणी के वर्ण होते हैं। उन सभी वर्णों को अलग अलग करके हम लोग जब देखते हैं, तो 11 जो वर्ण होता है वह क्या होता है, उसमें स्वर वर्ण होते हैं। कुल 52 वर्णों में 11 वर्ण स्वर वर्ण होते। 52 वर्णों में यह 25 वर्ण जो है वह स्पर्श वर्ण कहलाता है। स्पर्श वर्णों की संख्या 25, स्वर वर्णों की संख्या 11, उसके बाद अंतःस्थ वर्णों की संख्या 4, उसके बाद है क्या, संयुक्त व्यंजन की संख्या, संयुक्त वर्ण संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी, 4, उष्ण है, उष्ण व्यंजन की संख्या 4, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2, कितने द्विगुण व्यंजन होते हैं, 2, द्विगुण व्यंजन कहे या वर्ण कहे, इसकी संख्या कितनी होगी, 2। एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग वर्ण होता है। अनुस्वार हम लोग ए पढ़े हैं ना, उसमें अ के ऊपर यह अनुस्वार हो गया तो क्या हो गया, अंग, ये अनुस्वार वर्ण हो गया। और विसर्ग वाला एक होता है अंग के बाद क्या, यह हो गया विसर्ग वाला।
तो एक अनुस्वार वर्ण होता है, एक विसर्ग वाला जो वर्ण होता है विसर्ग वर्ण होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 वर्ण होती है। देखिए मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। मूल रूप से यदि क्वेश्चन पूछे कि ऐसे मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं, हम लोग अ आ से लेकर के यरल तक में सीखते हैं, तब मूल रूप से मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? मूल वर्णों की संख्या 44 होगी। आज यदि क्वेश्चन कहे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, जैसे ही कुल वर्ड लग गया ना तो टोटल पूछ रहा है, कुल वर्णों की संख्या 52, मूल रूप से हिंदी में वर्णों की संख्या 44। आगे बढ़ते हैं। ये मूल वर्णों की संख्या जो 44 है, इस 44 को 2 भागों में बांट दिया गया। 44 को 2 भाग में बांटा गया है। 11 उसमें से कर दिया गया है क्या? स्वर वर्ण, और 33 को कर दिया गया व्यंजन वर्ण। 11 को कर दिया स्वर वर्ण और 33 को वर्ण को कर दिया। इस तरह से मूल वर्ण को 2 भागों में बांट दिया गया, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। एक हो जाता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो इस 44 वर्णों को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो हिंदी में वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया? मूल रूप से 2 भागों में। मूल रूप से 2 भागों में, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण को हम लोग को देखना कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, क्या होती है स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या आपको अभी हम बताए कितना? 11। व्यंजन वर्णों की संख्या 33। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए स्वर वर्ण को देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहेंगे। स्वर वर्ण को भी क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया, इसे भी तोड़ा गया। पहले बताया वर्ण को तोड़ करके 2 भाग में बांटा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर से स्वर वर्ण को भी तोड़ करके 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होती है? देखिए जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। वैसे स्वर जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उसे हम लोग कहेंगे क्या? ह्रस्व स्वर। जैसे में हो गया क्या? अ ए ओ ए, मतलब प्रत्येक वर्ग का जो पहला लेटर होता है, या फिर यहाँ पर देख रहे हैं क्या तीसरा और 5वां लेटर जो होता है, इस सब के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जल्दी से बोल दिए अ। बच्चा लोग को सिखाते हैं पढ़ो अ, जब उसके आगे वाला लेटर को सिखाते हैं तो उसमें बोलना पड़ता है, बोलो आ। पहले वाला में अ, दूसरे वाला को आ, थोड़ा सा खींचना पड़ता है ना। तो अ के उच्चारण में कम समय लगा और आ के उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा। तो देखिए ह्रस्व स्वर वह स्वर होता है, वह वर्ण होता है जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो। अब दीर्घ स्वर में क्या होती है? मतलब ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता हो। अ और आ हो गया दीर्घ स्वर और अ हो गया ह्रस्व स्वर। तो हम लोग ह्रस्व स्वर भी देख लिए, दीर्घ स्वर भी देख लिए। उसके बाद क्या देखते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या है? जिनके उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लगता हो। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लगता हो, ह्रस्व से भी ज्यादा, दीर्घ से भी ज्यादा, दोनों से ज्यादा समय लगेगा, तो वैसे वर्ण को हम लोग कहेंगे क्या? प्लुत स्वर। जैसे हम लोग बोलते हैं पूजा के दौरान ओम बोलते हैं ना, देखिए उच्चारण में लंबा समय लगा कि नहीं? ज्यादा समय लगा। ओम बोलने में ज्यादा समय लगेगा। कभी कभी बोला जाता है राम, तो राम बोलने में राम टन रहा है ना, समय लग रहा है ना। तो जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ उससे भी ज्यादा समय लगता हो, बोले तो बहुत अधिक समय लगता हो, तो वैसे वर्ण को क्या कहेंगे हम लोग? प्लुत स्वर वर्ण। क्या कहेंगे? प्लुत स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण के कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। क्लियर है? अ हो गया ह्रस्व स्वर, आ हो गया दीर्घ स्वर, ई हो जाएगा ह्रस्व स्वर, बड़ी हो जाएगा
छोटी ऊ और बड़ी ऊ होता है ना, तो छोटी ऊ हो जाएगा क्या, ह्रस्व स्वर, अब बड़ी ऊ हो जाएगा दीर्घ स्वर। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वर्ण में व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण देख लिए, अब देखेंगे क्या, व्यंजन वर्ण। तब व्यंजन वर्ण की परिभाषा पहले जानेंगे, क्या होती है व्यंजन वर्ण। तब व्यंजन वर्ण के बारे में जान लीजिए कि जिसके उच्चारण में अवरोध भी उत्पन्न होता हो और बिना किसी दूसरे के सहायता के उसका उच्चारण नहीं होता है, और दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाता है, तो किसका, स्वर वर्ण की। तो हम लोग परिभाषा इसके कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होती है, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, व्यंजन वर्ण। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती हो, तो उसे क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब देखिए कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, मूल रूप से व्यंजन 25 और कुछ मिलावटी व्यंजन मिला करके व्यंजनों की कुल संख्या 33, मूल व्यंजनों की संख्या 25। अब जो मूल व्यंजन होता है उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और फिर जैसे स्वर वर्ण का जैसे हम लोग क्या किए, वर्गीकरण, उसी तरह से अब हम लोग व्यंजन वर्ण का भी क्या करेंगे, यहाँ वर्ग लिखा गया है, व्यंजन वर्ण होगा, व्यंजन वर्ण को भी क्या करेंगे हम लोग, वर्गीकरण करके देखेंगे। तब व्यंजन वर्ण में आता है, एक होता है क्या, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होता है, अंतःस्थ व्यंजन होता है, उसमें व्यंजन होता है, और संयुक्त व्यंजन होता है। व्यंजन के भी प्रकार देखे, व्यंजन का वर्गीकरण देखे, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब देखिए बारी बारी से सब व्यंजन को देखेंगे। तो हम आपको बताएं कि व्यंजन की कुल संख्या 33, जिसमें मूल व्यंजन की संख्या 25, और वह कहाँ से कहाँ तक है, क वर्ग से प वर्ग तक। कहाँ से, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। तो क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग, यह क वर्ग का हो गया। देखिए व्यंजन वर्ण में यहाँ पर आपको बताए हैं कचट तप, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यहाँ पर लिखा गया है। स्पर्श व्यंजन के लिए हम सब याद रखेंगे कौन सा होता है स्पर्श व्यंजन, कचट तप, याद रखेंगे। स्पर्श व्यंजन कौन होता है, कचट तप। स्पर्श व्यंजन कौन होता है, कचट तप। अब कहेंगे कि कचट तप क्या होता है, कचट तप क्या होता है, क से हो गया क वर्ग, च से हो गया च वर्ग, ट से हो गया ट वर्ग, त से हो गया त वर्ग, और प से हो गया प वर्ग। और सभी वर्ग में वर्णों की संख्या कितना कितना, 5 5। क वर्ग में कितने वर्ण, 5। च वर्ग में 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 और इसमें भी 5, और 1 2 3 4 5 वर्गों की संख्या 5। अब प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या 5 5। तो इस तरह से कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या 25। कौन से वर्ण, स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितने, 25। देखिए क वर्ग से लेकर के प वर्ग सब के सब कौन सा व्यंजन कहलाएगा, स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। खूब बढ़िया से समझते चलिए। उसके बाद अब आपको बता रहे क्या, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या केवल यही पूछेगा कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, य र ल व। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। अक्षर याद रखेंगे। हाँ, आपसे एक टाइप और क्वेश्चन इससे बना सकता है, दे देगा इनमें कौन अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। 3 गो इसमें से रहेगा, एगो कोई दूसरा रहेगा। तो जो दूसरा रहेगा उसे हम लोग चुन लेंगे कि अंतःस्थ नहीं है। अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है, य र ल व। आगे है उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन की भी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, तलाब्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और तलाब्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह। अब आगे देखिए संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 4 में अल्लाह में हम देख लिए 3 गो है, अंतःस्थ व्यंजन,
उसके बाद उष्म व्यंजन और उसके बाद संयुक्त व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4, उष्म व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। अब संयुक्त व्यंजन में कौन कौन है? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्वर। संयुक्त का मतलब होता है जुटकर। संयुक्त का मतलब जुटकर दो वर्णों के मिलने से यदि कोई नया एगो वर्ण बनता है तो उसे कहा जाएगा क्या? संयुक्त वर्ण। अब हम लोग देखते हैं इसमें अक्ष है, अंग्रेजी में अक्ष कैसे लिखते हैं हम लोग? अंग्रेजी का अक्ष KSH, तो के से हो गया क्या? क, SH से हो गया क्या? स। अब ये दोनों को मिलने से क्या बन गया? अक्ष। क्लियर? तो दो गो वर्ण जुटा कि नहीं जुटा? संयुक्त हुआ ना, दो वर्णों का संयुक्त हुआ ना। अब देख लेते हैं हम लोग क्या कहीं लिखा हुआ है त्र। त्र का अंग्रेजी क्या होता है? TR से त्र। तो T से होता है, हम लोग जानते हैं T से होता है त, R से होता है क्या? र। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन गया? त्र। तो यही हुआ, जो दो वर्णों के जुटने से जो वर्ण का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? संयुक्त वर्ण। क्या कहेंगे? संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो गई? 4। कौन कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ, स्वर। उसमें व्यंजन कौन कौन होता है? तलव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। हाँ, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन होता है? चलिए, बहुत सुंदर, आप लोग वर्ण के बारे में जान गए। देखिए, वर्ण और वर्णमाला का सबसे इम्पोर्टेंट बातें अब सीख रहे हैं हम लोग क्या कि आपसे पूछता है परीक्षा में, हिंदी वर्ण माला के कोई एक वर्ण दे देगा और उसका पूछेगा कि इसका उच्चारण स्थान बताइए। मतलब जब इसे बोला जाए तो वह कौन से भाग से उसका उच्चारण होता है, वह उत्पन्न कहाँ से होता है। तो देखिए, हम सब इसको याद रखेंगे। क्या? कौन सा? कचट तप। बस कचट तप याद रखेंगे हम लोग को, इतना का उच्चारण स्थान याद। क से हो गया क्या? क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। क वर्ग का उच्चारण क, ख, ग, घ, अंग। कोई भी ले लिया जाए, आपको परीक्षा में क के बारे में पूछे या क वर्ग में से कोई भी अक्षर पूछ दे, कहेगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? बेहिचक क से कंठ। क से कंठ। देखिए, कोई भी साउंड जो निकलता है ना, ध्वनि निकलता है हम लोग के, तो गला से, गला के बाद आगे बढ़ करके आएगा क्या? तालु। तालु के बाद आएगा मूर्धा, और मूर्धा के बाद आएगा दंत, और दंत के बाद आएगा ओष्ठ। सबको अच्छा से हम याद करवाना देते हैं। देखिए, क वर्ग के लिए तो याद हो गया, क का उच्चारण स्थान केवल क का ना, क वर्ग में जो है सभी का उच्चारण स्थान कंठ। अब च, तो पहले कंठ से हुआ था और तनका ऊपर आएंगे, तो ऊपर आएंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ आगे आएंगे, तो दूसरा पार्ट कौन होता है? तालु। देखिए, हम लोग का जीव है ना, जीव के ऊपर वाला जो भाग होता है उसी को क्या कहा जाता है? तालु। तो च वर्ग का टोटल उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से। उसके बाद होगा क्या? ट वर्ग। अब देखिए, ट जब हम लोग बोलते हैं तो तालु के बाद अगला भाग आता है क्या? जीभ। जीभ हमेशा क्या करेगा? तालु में मुड़ करके सटेगा। कि जीभ जो था ना, यह जा करके तालु में स्पर्श किया, तालु में स्पर्श किया, लेकिन कैसे? मुड़ करके। ट बोलेंगे, देखिए तो जीभ सीधे जाता है कि आगे से थोड़ा सा मुड़ता है, मुड़ता है। याद कर लीजिए, मुद्रा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान, ट वर्ग का उच्चारण स्थान। अब देखिए आगे क्या है? त वर्ग का। त वर्ग में कौन कौन अक्षर आता है, कौन कौन वर्ण होता है? त, थ, द, ध, न। अब बोल करके देखिए कि हमारा जो जीभ है वह जीभ किसके संपर्क में जाता है? त वर्ग के जो भी वर्ण है, इन सभी वर्णों को बोलने में हमारा जीभ किसके संपर्क में जाता है? दांत के संपर्क में। दांत नहीं रहेगा तो बोल पाएंगे? तथा ददा नहीं बोल पाएंगे। तो सुनिए, तो इस त वर्ग का जो भी उच्चारण स्थान होगा वह क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत। अब आता है प वर्ग। अब दांत के आगे क्या है? ओष्ठ। दांत के आगे क्या है? ओष्ठ। अब देखिए, प, फ, ब, भ, म।
बोल करके देखेंगे मुंह का कौन सा भाग कार्य कर रहा है, ओष्ठ कर रहा है ना, तब प वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया क्या चीज, ओष्ठ। तो यहाँ से इतना आपको 25 गो वर्णों का उच्चारण स्थान तो ऐसे ही पता चल गया। बोलिए क वर्ग का उच्चारण स्थान, च वर्ग का उच्चारण स्थान, ट वर्ग का उच्चारण स्थान, त वर्ग का उच्चारण स्थान, उसके बाद हो गया प वर्ग का उच्चारण स्थान। क्लियर है। अब आपको फंसाने के लिए कभी कभी पूछ देता है 2 गो और है, 2 गो क्या है वर्ण आपसे पूछ देगा, यह तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स। अच्छा, इन तीनों स से कोई शब्द बनता है, जैसे में देख लीजिए, आपको बता दे, यह हमने लिख दिया क, ल और स। एक शब्द लिख दिए धनुष, एक शब्द लिख दिए सती, मान लेते हैं यही स लिख दिए सतीश। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या उच्चारण में क्या कहेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, कलश। नहीं, गलत हो गया। बचपन में आप लोग अ आ से एरलव तक सीखे थे, तो इसको पढ़ रहे थे क्या चीज, तलाब्य स। तो अभी पढ़िए कला तलाब्य स। क्या पढ़ेंगे, कला तलाब्य स पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, धनु मूर्धन्य स। नहीं बोलेंगे, मूर्धन्य स तलाब्य स करके नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे क्या, धनुष। इसको क्या पढ़ेंगे, कलश। तो जब इसको डायरेक्ट स पढ़ा जाता है, डायरेक्ट स पढ़ा जाता है, सतीश का डायरेक्ट स पढ़ा जाता है, तो फिर बचपन में कहला पढ़ाया गया तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स, बचपन में पढ़ाया जाता है। लेकिन उस समय बच्चे अबोध होते हैं, समझने की क्षमता नहीं रहता है कि इसका उच्चारण होता है तालु से, इसलिए इसे तलाब्य स कहा गया। इसका उच्चारण होता है मूर्धा से, इसलिए इसे मूर्धन्य स कहा गया। इसका उच्चारण होता है दंत से, इसलिए इसे दंती स कहा गया है। समझ में आ गया ना। कहला अलग अलग करके बच्चा में पढ़ाया जाता है, बचपन में सिखा दिया जाता है, एकरा बोलो तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स। डायरेक्ट स नहीं ना बताया जाता है। चलिए सीखिए। तो अभी हम लोग क्या सीखे, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान जाने, एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है बार बार, प, फ, ब, भ, ज्यादातर प वर्ग में से पूछता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। बेहिचक आप लोग ओष्ठ या नहीं तो इसको याद कर लेंगे, कंठ, तालु, मुद्रा और दंत और ओष्ठ, इसको याद कर लेंगे। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या पढ़ना है, वर्ण में घोष वर्ण क्या होती है, घोष वर्ण, और एक पढ़ना है अघोष। घोष को कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा सघोष, घोष या सघोष। देखिए यही दोनों ज्यादा समझना है, सब उतने समझना था, ये नहीं कि कोई कम कोई ज्यादा, सब जरूरी है। अब देखिए घोष वर्ण किसे कहेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र में कंपन होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र में कंपन होता है तो उसे कहा जाता है घोष वर्ण या सघोष वर्ण। घोष वर्ण या सघोष वर्ण, घोष या सघोष, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन होता हो। बोलिए तो र, बोलिए र बोलने में कंपन होता है क्या। ऐसे बहुत सारे वर्ण है जिसके उच्चारण में कंपन होता है, तो जो कंपन के साथ जिसका उच्चारण होगा उसे हम लोग घोष या सघोष, घोष या सघोष वर्ण कहेंगे। अब सुनिए, प्रत्येक, देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष वर्ण कहलाता है। समझ जाइए, प्रत्येक वर्ग, कोई भी वर्ग हो, ये क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो। तो देखिए यह हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होगा वह क्या होगा, सघोष वर्ण। इसके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होगा, इसके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होगा, इसके उच्चारण में कंपन उत्पन्न नहीं होगा। तो देखिए जिसके उच्चारण में
उच्चारण तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता है वह सब क्या कहलाएगा? अघोष। घोष मतलब घसैत जाएगा, घोष मतलब घसैत जाएगा। घसेगा तो कंपन होगा। अघोष मतलब नहीं घसेगा, नहीं घसेगा तो नहीं कंपन होगा। जो घसते जाएगा, घसते जाएगा तो रगड़ा होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण होगा तो कंपन होगा। अघोष मतलब नहीं घसेगा, नहीं घसेगा नहीं घर्षण होगा, नहीं कंपन होगा। तो जिसके उच्चारण में कंपन नहीं होता हो उसे हम लोग कहेंगे क्या? अघोष वर्ण। अच्छा, प्रत्येक वर्ग है, इस वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा उसे हम लोग कहेंगे अघोष वर्ण। अब आपसे बार बार परीक्षा में यही पूछा जाएगा, इनमें कौन घोष वर्ण है, इनमें कौन अघोष वर्ण है, इनमें कौन सघोष वर्ण है। आपको पहचानना होगा। पहला और दूसरा क्या हो गया? अघोष। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। घोष अघोष भी क्लियर। अब एक और हम लोग को लास्ट पॉइंट पढ़ना है, वर्ण और वर्णमाला का आज का चैप्टर खत्म। देखिए अब होता है क्या, सॉरी नीचे है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण वाला वर्ण कौन होता है, महाप्राण कौन होता है? देखिए प्राण के मतलब प्राण नहीं, जान वाला प्राण न, यहाँ पर प्राण का मतलब हो गया क्या चीज? वायु। क्या चीज? वायु। अल्प प्राण और महाप्राण में जो प्राण जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? वायु। तो हम लोग जब भी कोई ध्वनि बाहर निकालते हैं, जब भी कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे ध्वनि के साथ वायु बाहर निकलता है कि नहीं? वर्ण के उच्चारण करने में तो आवाज के साथ वायु भी अंदर से बाहर निकलता है। तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम वायु बाहर निकलता हो तो उसे हम लोग कहेंगे अल्प प्राण। क्या कहेंगे? अल्प प्राण। और वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में ज्यादा वायु निकलता हो तो वो कहलाएगा क्या? महाप्राण। अब आपको अल्प प्राण और महाप्राण में देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का ध्यान दीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा, यह हो गया अल्प प्राण। अल्प प्राण। उसके बाद बच गया दूसरा, चौथा, छठा, यह हो गया क्या चीज? महाप्राण। महाप्राण कौन सा वर्ण कहलाएगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, छठा जो वर्ण होगा वह कहलाएगा महाप्राण। और पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वह कहलाएगा अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या समझे? उसके उच्चारण में कम वायु निकलता हो। और महाप्राण में क्या समझे? उसके उच्चारण में ज्यादा वायु निकलता हो। तो देखिए आज की क्लास हम लोग का था क्या? वर्ण और वर्णमाला। हिंदी व्याकरण की क्लास शुरू हुई है। क्रैश कोर्स के तौर पे हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक एक दिन में वीडियो छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, एक दिन में एक क्लास पूरा एगो चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज आप लोग का हो गया वर्ण और वर्णमाला।